नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी का जो आरओ का एग्जाम होने वाला है प्री का 27 जुलाई 2025 को, और यूपी पीसीएस 2025 का जो प्री वाला होने वाला है 12 अक्टूबर 2025 को। इन दोनों एग्जाम के लिए कई सारे फ्री इनिशिएटिव मैंने अनाउंस किए थे और सारा कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पूरा करके रहता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पिक्स का रिवीजन हमने चालू कर दिया है टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, बिल्कुल फ्री में 3 बार पिक दी जाएंगी, उनको आप देखते रहिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें मिलती हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें और आगे भी ज्वाइन रहें जब तक सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। फ्री क्विज की प्रैक्टिस करने के लिए एससीएस डेली क्विज में डेली 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पिछले 6.5 साल से कई सारे एसडीएम, डीएसपी, आरओ, बीओ, कई पीसीएस के लोग उससे टॉपर्स तक उससे निकल चुके हैं, रैंक 1-2 तक। ठीक है, इसके अलावा ओनली करंट अफेयर हमारा चैनल है, ओनली करंट अफेयर। उसमें डेली करंट अफेयर की हम पिक दे देते हैं कि इतना करंट अफेयर जरूरी है, और प्लस उसके क्वेश्चन भी करवा देते हैं। तो ये तीनों फ्री टेलीग्राम चैनल आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए और उसमें बने रहिए। तीनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमने जो बोला था आपसे कि भाई वीडियो क्लासेस भी हम आपको बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव के तहत देंगे। तो अभी हम शुरू में 75 दिन का बाकायदा स्टडी प्लान भी देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर भी करेंगे, प्लस उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे, नए पैटर्न और ट्रेंड वाले, बिल्कुल, है ना। तो शुरू में ये 75 डेज की क्लास चलेगी। आरओ के 200 नंबर में से 140 यानी कि कट ऑफ वाला निकालने वाला के हिसाब से सब कुछ हम आपके लिए कराएंगे। 75 डेज की बिल्कुल फ्री क्लास होगी, सारे वीडियो फ्री रहेंगे, लेकिन सारे वीडियो की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के मेंबर्स को मिल सकती है। और ये 75 डेज के बाद हम फिर यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए डेडिकेट कर देंगे। मतलब अभी से लेकर लगातार 10-11 अक्टूबर तक सारे फ्री इनिशिएटिव आपको मिलते रहेंगे। पिक्स रिवीजन भी जो है एससीएस की डेली क्विज में जो है फ्री जीएस क्वेश्चन का रिवीजन भी, ओनली करंट अफेयर वाला भी, और यहां पे वीडियो क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में। एक भैया अपील है आपसे कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहना यार, लाइक करा करो यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। एक कमेंट वगैरह कर दिया करो। दूसरी बात यह है कि भाई वीडियो में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेली आपसे, उनको आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करके अपना ईमानदारी से स्कोर बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नए पैटर्न वाले होंगे। देखिए 3 टेलीग्राम चैनल है हमारे, इनको ज्वाइन करके बने रहिए यहीं पे। ये वाला मेन चैनल है, यहाँ पिक्स का रिवीजन कराया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है इसमें। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चलते रहते हैं भाई। ये एससीएस डेली क्विज है, डेली इसमें क्विज फ्री में करा रहे हैं लगातार। ठीक है, ज्वाइन करके बने रहो इसमें, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं देना है इसमें। ये करंट अफेयर वाला चैनल है, डेली करंट अफेयर पढ़ो भी और उसकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल फ्री में करो। तो फ्री इनिशिएटिव फॉलो करने वाले स्टूडेंट इस तरह से जो है आप तैयारी करते रहे। बाकी जिनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का उनका टारगेट है, कट ऑफ निकालने का टारगेट है अगर आपका, तो चाहे आपका आरओ वाला एग्जाम हो, चाहे पीसीएस वाला एग्जाम हो प्री का, दोनों के लिए आपको 3 चीजें करनी है। एससीएस का पेड ग्रुप आप ज्वाइन करिए, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल से और प्लस जो रिकॉर्डेड वीडियो पेड ग्रुप में दिए गए हैं सिर्फ उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लें एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज से। अगर आपने ये कर लिया, दोनों का प्री का कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आयोग पूछ ले। इजी, मॉडरेट, टफ, एंड कॉन्सेप्चुअल, लेंदी। एससीएस का आरओ का री एग्जाम का प्री का भी पेड ग्रुप चल रहा है, मेंस का भी ग्रुप चल रहा है। यूपी पीसीएस 2025 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की भी तैयारी का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, प्री का भी और मेंस का भी। आरओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए डेली बेसिस पर हमारा रिवीजन चल रहा है। रिवीजन क्लास नंबर 14 है, ये क्लास नंबर 14 पिछले वीडियोस भी देखिएगा जरूर, काफी सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। हमारा रिवीजन आगे बढ़ेगा क्लास नंबर 14 से। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया जो है प्रेजेंट जरूर लिखिएगा। क्लास नंबर 12 में काफी सारे लोगों ने लिखा था, 150 कमेंट है, लेकिन क्लास नंबर 13 में फिर से 50-60 ही कमेंट है। तो कृपया यहाँ पे प्रेजेंट जरूर मार्क करिएगा। क्या जाता है, थोड़ा सा लिख दीजिए प्रेजेंट, या फिर यस, या फिर जो भी आपके मन में हो 2-4 शब्द लिख दीजिए। इससे हमको पता चलेगा कि स्टूडेंट वाकई में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि व्यूज कम है, लेकिन अगर यहाँ पर 300-400 कमेंट भी आते रहते हैं तो ये हम पूरी 75 दिन तक चलाएंगे और इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करा देंगे कि आपका कट ऑफ जो है काफी नजदीकी से निकल सके। मतलब कहने का मतलब है कि कट ऑफ निकालने भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन एटलीस्ट हम 75 दिवस में करा देंगे। कुछ लोग कट ऑफ के लिए पूछ रहे हैं। कट ऑफ के लिए मैंने बताया कि पढ़ाई करते समय मैक्सिमम को प्रयास करिए, लेकिन 115-120 के अराउंड भी आपका रहा मेरे हिसाब से सफिशिएंट होगा सभी कैटेगरीज के लिए, क्योंकि पेपर टफ लेवल का ही एक्सपेक्टेड है। टफ लेवल को मान करके ही तैयारी करिए। जीएस में टफ लेवल का पेपर एक्सपेक्टेड है और हिंदी में वैसा ही पेपर एक्सपेक्टेड है जैसा आता है। हिंदी में हो सकता है लेवल बढ़े इस साल, लेकिन अगर वैसा का वैसा आता है तब भी आपको 55+ ही स्कोर करना है। ठीक है, 55+ स्कोर करना है, चाहे इजी पेपर आ जाए, चाहे मॉडरेट, चाहे डिफिकल्ट लेवल का। आप अगर हिंदी का पापा वीडियो फॉलो कर लेंगे और जो हमारी पेड क्विज चल रही है, कई सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, तो पेड क्विज के भी अगर सारे सवाल लगा लेंगे तो 55+ वाला जो टारगेट है अचीव करने में आपको काफी मदद मिलेगी। पॉलिटी राज व्यवस्था का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टडी कर लेते हैं, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे संविधान के स्रोत। संविधान सभा ने कई सारे देशों के जो संविधान है उनका रेफरेंसेस लेते हुए हमारा देश का संविधान तैयार किया था। तो किस देश के संविधान से हमारे संविधान के क्या तत्व प्रेरित हैं, इससे संबंध में क्वेश्चन आते रहे हैं। किस देश के संविधान से क्या प्रावधान हमने लिया है या उसका रेफरेंस लिया है कह सकते हैं।
बाइलिंगुअल फॉर्मेट में गिवन है, इसको देख लेते हैं। इसमें डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि इस देश के संविधान से क्या-क्या लिया है हमने। ऑस्ट्रेलियन संविधान से कंकरेंट लिस्ट का कह सकते हैं प्रावधान प्रेरित है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसको हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। समवर्ती सूची, वाणिज्य, व्यापार और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त संविध बैठक जो होती है, ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। जर्मनी के वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से आपातकाल के समय मूल अधिकारियों का स्थगन, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको सस्पेंड कर दी जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये प्रावधान हमने लिया है जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से। एक इसमें अलग तरीके का क्वेश्चन बनता है, आपातकालीन संबंधी उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? ये अगर एग्जाम में आएगा तो आपको चूज करना है भारत शासन अधिनियम 1935। आपातकाल उपबंध लिए गए हैं इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेकिन आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों के स्थगन करने संबंधी प्रावधान लिए गए हैं जर्मनी के वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक और प्रोविजंस लिए हैं। प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श हमने लिए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से या फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। रिपब्लिक एंड आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। साउथ अफ्रीकी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया है और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, यह विधि हमने वहां से ली है दक्षिण अफ्रीकी संविधान से, और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रेरित है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने लिया है जापान के संविधान से। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। भारत शासन अधिनियम 1935 से कई सारे प्रावधान हमने लिए हैं, जैसे संघीय संरचना, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। मतलब कई सारी चीजें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रेरित है हमारे संविधान में। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन, विधि का शासन, ठीक है, विधायी प्रक्रिया, एक एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कि कैबिनेट सिस्टम, और परमाधिकार लेख या फिर कह सकते हैं प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाइकैमरलिज्म, ये सब हमने लिया है ब्रिटिश संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार बेसिकली लिया गया है, ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से या यूएस बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। मूल अधिकार हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का जो पद है, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जैसे ट्रंप पर लगाया गया था अभी 1-2 वर्ष पहले, वहाँ चुनाव से पहले, मतलब उनके पिछले कार्यकाल में। आयरलैंड का संविधान अगर हम देखें तो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सब प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। राज्यसभा में जो सदस्य कुछ नॉमिनेट किए जाते हैं उसका भी प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किया जाना और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय जो होता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का, ये सब अवधारणा कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। पॉलिटी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर कर लेते हैं, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी 3 प्रमुख आयोग हैं, 3 कमीशंस, 3 प्रमुख आयोग जिनको स्टडी करना है। और जब भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी, यहाँ पर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग कंट्रीज बन गए थे, लेकिन जो रियासतें थी उसको जो है मिलाना था। भारत में काफ़ी सारी रियासतें थी, 500 प्लस। जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद को छोड़ करके सभी को मिला लिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अवधि के दौरान यहाँ पर 3 कमीशंस बनी थी। इस पर हम प्रकाश डाल लेते हैं क्या क्या उनका रिकमेंडेशन था और लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स बनाने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस थे इन कमीशन के। तो सबसे पहला कमीशन हमको जो स्टडी करना है वो है एस के धर कमीशन, एस के धर आयोग। इसमें जो मेंबर थे वो थे एस के धर, जे.एन. लाल और पन्ना लाल। एस के धर, जे.एन. लाल, पन्ना लाल 3 मेंबर्स थे यहाँ पर। इन्होंने जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पर यानी भाषाई आधार पर नए प्रांत बनाने की जो कह सकते हैं अवधारणा थी उसको नकार दिया था। रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोविंसेस सोली ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। केवल भाषाई आधार पर नए प्रांतों के सृजन को इन्होंने मंजूर नहीं किया था। कहा था ये विचार नहीं होना चाहिए केवल भाषाई आधार पर कई राज्य बनाए जाए। यहाँ पर पुनर्गठन जरूर होना था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऐसे बांट नहीं सकते क्योंकि भारत में विभिन्न तरीके की भाषाएं हैं और भाषाई आधार पर नए प्रांत नहीं बनाए जा सकते। जून 1948 में आयोग आया था और इन्होंने ये कहा था कि 2 नए प्रोविंस यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर ट्राइबल राइट्स को सिक्योर करने के लिए, ट्राइबल पॉपुलेशन की अस्मिता बनाए रखने के लिए एक असम और दूसरा नीफा। नीफा में एफ का मतलब क्या है, फ्रंटियर। असम और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के सृजन की इन्होंने वकालत की थी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक नई समिति बनी थी राज्यों के सृजन पर सिफारिश करने के लिए, जेवीपी कमेटी। तो जेवीपी कमेटी के मेंबर्स यहाँ पर एक तो जवाहरलाल नेहरू जी थे
और दूसरे मेंबर यहाँ पर थे वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से थे पट्टाभी सीतारमैया। तो ये 3 लोगों की जो समिति बनी थी, इन्होंने कहा था कि अब नए राज्य नहीं बनाए जाने चाहिए। इन लोगों का फोकस था क्योंकि उस दौरान जो एटमॉस्फेयर था, अंग्रेज लोग नए-नए गए थे और यहाँ पर एकता बनाए रखने पर ज़्यादा फोकस किया गया था, ना कि प्रांतों को विभाजित किया जाए। फोकस यहाँ पे शिफ्ट किया गया था लैंग्वेज से सिक्योरिटी, यूनिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर। इस आयोग का मन था या फिर इस आयोग ने विचार रखा था कि हमें जो है नए राज्यों का प्रांत मतलब नए प्रांतों का सृजन नहीं करना चाहिए और देश को यूनाइटेड होकर यानी एक होकर के जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए और किस तरीके से हम इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हो सकते हैं, आर्थिक रूप से समृद्धि हासिल कर सकते हैं, उस पर विचार करना चाहिए, भाषा या आधार पर बंटने के लिए नहीं। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि नए प्रांत अब नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, जेबीपी कमेटी ने कहा कि और नए प्रांत यहाँ पर नहीं बनाए जाएंगे और ना ही लैंग्वेज के आधार पर आगे प्रांत बनाए जाने चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, 1950-51 में राज्यों को 4 ऐसे मतलब कह सकते हैं ग्रुप में बाँटा गया था, 4 ग्रुप में बाँटा गया था। पार्ट डी जो है यूनियन टेरिटरी के थे, तो टेरिटरीज़ इन पार्ट डी, इसमें अंडमान निकोबार को रखा गया था, एक बार पूछा गया तो ध्यान रखिएगा। 4 पार्ट में यहाँ पे भारत के राज्यों और क्षेत्रों को बाँटा गया था 1950 में, 1950-51 में। तो असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये ग्रुप ए स्टेट्स कहे गए थे। ग्रुप बी स्टेट्स में हैदराबाद, जे&के, मध्य भारत, मैसूर, पंजाब एंड पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश, ये पार्ट बी में थे। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, ये पार्ट सी में आने वाले स्टेट्स थे। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये रैंडमली स्टेट्स की ग्रुपिंग यहाँ पे कर दी गई थी और कई सारे जो लीडर्स थे उनको ये स्वीकार्य नहीं था। जैसे आंध्र प्रदेश के अलग राज्य बनने के लिए मांग की गई थी। जैसे आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले मांग उठाई थी कि भाषाई आधार पर वो मद्रास से अलग है तो उनको अलग किया जाए। इसके लिए पूरा मूवमेंट चला था जिसको पोट्टी श्री रामुलू ने लीड किया था। आंध्र प्रदेश मूवमेंट यहाँ पे चलाया गया था और 1953 में बाकायदा इसको अप्रूव भी करना पड़ा था सरकार को, क्योंकि पोट्टी श्री रामुलू ने आमरण अनशन करके अपनी जान दे दी थी 1952 दिसंबर में। जो सेपरेट स्टेट की मांग करने वाले लीडर थे पोट्टी श्री रामुलू, इनकी डेथ हो गई थी यहाँ पर। काफ़ी दंगे यहाँ पे भड़क सकते थे, तो सरकार ने आनंद फानन की बात मान ली थी और आंध्र प्रदेश को स्पेशल कह सकते हैं स्टेट का दर्जा या अलग स्टेट का दर्जा केवल लिंग्विस्टिक बेसिस पर दे दिया था। लिंग्विस्टिक बेसिस पर हमारे देश में बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, तो कई बार पूछा भी जा चुका है। सरकार को पता था कि ये अभी थमेगा नहीं। आंध्र प्रदेश के सृजन के बाद ही अन्य जो राज्य थे, अन्य जो रीजन्स थे, उन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर अपने को सेपरेट स्टेट का दर्जा दी जाने की मांग शुरू कर दी थी। तो सरकार ने पूरे इस मुद्दे पर विचार करने के लिए जो कमेटी बनाई थी वो फजल अली कमीशन थी। फजल अली कमीशन 1953 में बना था और इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसमें कहा कि वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो आइडिया है रिजेक्ट किया जाता है। अगर भाषाई आधार पर लोग स्टेट मांगने लगेंगे और भारत सरकार ऐसे स्टेट बनाती चली गई तो 400-500 स्टेट ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि कई सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो वन लैंग्वेज वन स्टेट का फॉर्मूला इन्होंने रिजेक्ट किया था, ये ध्यान रखना है। हालांकि इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज जो है स्टेट बनाने का कई क्राइटेरिया में से एक हो सकता है, मतलब अलग राज्य की मांग करने के कई क्राइटेरिया में से एक हो सकता है जो है लैंग्वेज। भाषा किसी नए राज्य के सृजन का आधार हो सकती है, लेकिन एक लैंग्वेज एक स्टेट का जो नारा है वो इन्होंने रिजेक्ट किया था। तो इनके रिकमेंडेशन पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 यहाँ पे लाया गया था और इसके तहत नवंबर 1956 में 14 सेंट्रली गवर्नड स्टेट और 6 यूटीज का सृजन किया गया था। 16 स्टेट्स और 6 यूटीज को यहाँ पे बनाया गया था। ये वाली जो ग्रुपिंग थी जो हमने डिस्कस किया, इसको यहाँ पे खत्म कर दिया गया था। इस ग्रुपिंग की जगह 14 सेंट्रली गवर्नड स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का सृजन भारत में किया गया था। कई सारे नए राज्य बने थे स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाने के बाद, जैसे केरला, ठीक है, केरला बना था, ये त्रावणकोर और कोचीन से अलग करके केरल राज्य बना था यहाँ पर। बॉम्बे बना था और आंध्र प्रदेश तो पहले ही अप्रूव कर दिया गया था पोट्टी श्री रामुलू की डेथ के बाद। तो इस तरीके से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन पर ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाया गया था, क्योंकि आपको पता है नए राज्यों के सृजन के लिए हमारे संविधान में प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपल एक्ट ये पारित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, नॉर्मल अधिनियम ये बना दिया गया था। इसमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर 14 सेंट्रली गवर्नड स्टेट्स और 6 यूटीज यहाँ पे बनाए गए थे। अब हमारे एग्जाम में कौन से राज्यों का सृजन कब हुआ था इसके ईयर हमसे पूछ लिए जाते हैं, या फिर क्रोनोलॉजी में लगाने को आ सकता है, कौन पहला राज्य बना 1956 के बाद, कौन दूसरा राज्य बना, इस तरीके से। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था, मद्रास राज्य का हिस्सा था। सबसे पहले भाषाई आधार पर इसको सृजित किया था, इवन कमीशन के अपॉइंट होने से पहले ही। फिर जो है ये जो फजल अली कमीशन आता है, फजल अली कमीशन के मेंबर्स कौन थे ये कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो फजल अली इस कमीशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इनके साथ यहाँ पर थे के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, एच एन कुंजरू।
3 सदस्य थे यहाँ पर फजल अली कमीशन के। आंध्र प्रदेश पहले सबसे पहले बना 1953 में, फिर गुजरात 1960 में बना, बॉम्बे स्टेट का भाग था, ठीक है, फिर ये अलग हो गया। मध्य प्रदेश 1956 में बना, ठीक है। फिर बिहार ये तो 1912 में बन गया था। उत्तर प्रदेश 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस कहलाया था। महाराष्ट्र 1960 में, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, ये ध्यान रखेंगे, गुजरात महाराष्ट्र मतलब अलग हुए थे। केरल 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू होने के बाद। नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, पंजाब राज्य का भाग था हरियाणा। फिर कर्नाटक 1956 में, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश 1971 में, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये से तीनों 1972 में। हिमाचल 1971, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में एक ही डेट पर। सिक्किम 1975 में, पहले भारत का प्रोटेक्टरेट स्टेट था, लेकिन जो है बाद में ये भारत का भाग बना 1975 में। मिजोरम जो है 1987 में। फिर अरुणाचल प्रदेश 1987 में, गोवा 1987 में, उत्तराखंड 2000 में, छत्तीसगढ़ 2000 में, झारखंड 2000 में, और तेलंगाना जो है, तेलंगाना जून 2014 में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है ये जब रीऑर्गेनाइज किया गया था जम्मू कश्मीर को 2019 में, ठीक है। तो इस तरीके से अक्टूबर 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर यहाँ पे अलग हुए थे। गोवा, पुडुचेरी और दादर नगर हवेली और सिक्किम स्वतंत्रता के समय भारत का भाग नहीं थे। गोवा पुर्तगाली कब्जे से 1961 में मुक्त कराया गया था। पुडुचेरी, कराईकल और माहे यड़म फ्रांस द्वारा भारत को स्थानांतरित किए गए थे 1954 में। और दादर नगर हवेली 1954 में पुर्तगाली कब्जे से मुक्त कराया गया था। और सिक्किम जो है 1975 में भारत का भाग ये बना था फाइनली, ये ध्यान रखिएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम भी पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आरओ मेंस में प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में पारतंत्र के प्रकार में प्राकृतिक और कृत्रिम दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल में कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे खेत, क्रॉपलैंड हो गया, कई सारे और भी इकोसिस्टम जो जैसे टेक्नोलॉजी पार्क वगैरह बना दी जाते हैं, टाउनशिप वगैरह बना दी जाते हैं। तो आर्टिफिशियल मेड इकोसिस्टम जो सोसाइटीज वगैरह बना देते हैं, हाउसिंग सोसाइटी, वो सब उस पर आ जाता है। कृत्रिम या मानव निर्मित में तमाम चीजें आ जाती हैं। हमसे एक्चुअली सवाल पूछते हैं प्राकृतिक में कौन कौन से डिवीजन है। तो प्राकृतिक को दो मुख्य रूप से आप डिवाइड कर सकते हैं, एक स्थलीय और एक जलीय। जलीय मतलब जो जल वाले क्षेत्रों में जो कह सकते हैं अस्तित्व में रहेगा, और स्थलीय यानी कि स्थल वाले क्षेत्रों में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या आ जाता है, जैसे वनीय यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, चारागाह यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और मरुस्थलीय यानी कि डेजर्ट इकोसिस्टम। और एक्वेटिक में आ जाएगा मरीन यानी समुद्री, और फ्रेश वाटर मीठे जल का पारितंत्र। मीठे जल के पारितंत्र के यहाँ पर कौन कौन से भाग हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं लेंटिक, ठीक है। लेंटिक में क्या क्या आ जाता है, जैसे ताल है, दलदल है, जहाँ पर रुका हुआ पानी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेंटिक में रुका हुआ पानी देखने को मिलता है। जबकि लोटिक में क्या आ जाता है, यहाँ पर धारा या झरना यानी कि बहता हुआ पानी जहाँ पर होगा वहाँ पर बना इकोसिस्टम यहाँ पे लोटिक कहलाता है, जैसे रिवर, स्ट्रीम या स्प्रिंग। तो ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के दो भाग होते हैं, एक लोटिक और दूसरा लेंटिक। एक्वाटिक इकोसिस्टम में लोटिक वाटर सिस्टम में फ्रेश वाटर, स्ट्रीम, स्प्रिंग्स, रिवर्स ये सब शामिल होती हैं, यानी कि धाराएं, झरने और नदियाँ, ठीक है। सरोजल निकायों में तालाब, दलदल आदि ये शामिल होते हैं। भौतिक, रासायनिक, जैविक विशेषताओं में काफी भिन्न होते हैं आपस में, ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र की या ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। इससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं हमारे यूपी पीसीएस के सभी एग्जाम्स में। तो यूनेस्को के अनुसार एक ग्रासलैंड यानी घास भूमि क्या है, लैंड कवर्ड विद हर्बेशियस प्लांट विद लेस देन 10% ऑफ ट्रीज एंड श्रब कवर। तो घास भूमि पारितंत्र को बेसिकली यूनेस्को ये कहता है कि ऐसे जगहों पर ये पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की कमी हो, स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो, और नियमित रूप से वर्षा ना होती हो, जिससे जो लंबी जड़ वाले मोटे तने वाले पेड़ ना हो, जहाँ पर छोटे छोटे पौधे हों, घास वगैरह उगी हो वहाँ पे, तो उसको घास भूमि पारितंत्र बोला जाता है, ग्रासलैंड बोल सकते हैं हम लोग। घास भूमि पारितंत्र को दो मुख्य भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक है टेम्परेट ग्रासलैंड यानी शीतोष्ण घास भूमि, ठीक है, और ये होती है उष्णकटिबंधीय घास भूमि। एक उष्णकटिबंधीय घास भूमि के बारे में बात करें तो 50 से 130 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जहाँ पे होती है। ये सब फैक्ट भी आरओ में पूछ सकते हैं, आपको पता है कितने डेप्थ तक फैक्ट पूछे जा रहे हैं। तो 50 से 130 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पे होगी वहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, और जहाँ पर 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होगी वहाँ पर आपको टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। टेम्परेट ग्रासलैंड चरम जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं। कहने का आशय है कि यहाँ पर बर्फ वगैरह जमी रहती है, या फिर जो कंडीशन है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है, ठीक है, मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी। वहीं ट्रॉपिकल में क्या होता है कि अच्छी खासी ठीक ठाक वर्षा देखने को मिलती है, मीडियम रेंज की। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पर छोटे पादप आपको देखने को मिलते हैं, छोटे पादप और श्रब्स यानी छोटी झाड़ियों वाले पौधे देखने को मिलते हैं। इसको लैंड ऑफ बिग गेम्स कहा जाता है। एक बार यूपीएससी ने पूछा था, लैंड ऑफ बिग गेम्स किसको बोलते हैं।
लैंड ऑफ बिग गेम्स का एग्जाम्पल है अफ्रीकन सवाना। अब सवाना क्या है और जो बाकी कैंपोस, लानोस, ये सब क्या है, ये घास भूमि पारितंत्र के नाम है अलग अलग क्षेत्रों में। पूरे विश्व में इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं, क्षेत्रों के आधार पर वो लर्न करना पड़ता है, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लैंड ऑफ बिग गेम्स अफ्रीकन सवाना को बोलते क्यों हैं, तो इसका उदाहरण ये है कि यहाँ पर बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं और शिकारी जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, इसे बड़े शिकारों वाला क्षेत्र कहा जाता है। पूर्वी अफ्रीका में सवाना होता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को पूर्वी अफ्रीका में सवाना बोलते हैं, ब्राजील में कैंपोस बोलते हैं, ठीक है, वेनेजुएला में लानोस बोलते हैं, वेनेजुएला और कोलंबिया में। तो ये सब लर्न करना पड़ेगा। टेम्परेट ग्रासलैंड क्या कहे जाते हैं, ठीक है। एशिया और यूरोप में जो शीतोष्ण घास भूमि है उनको क्या क्या नाम दिया जाता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे स्टेपीज और टाइगा। स्टेपीज और टाइगा ये एशिया और यूरोप वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज पाए जाते हैं, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसको। तो गेहूं उपजाने के लिए फेमस है प्रेरी रीजन नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में टेम्परेट ग्रासलैंड को पंपास, लानोस और सेराडो कहा जाता है। अफ्रीका में सवाना और वेल्ड्स बोलते हैं, ठीक है। और जो है ऑस्ट्रेलिया में रेंजलैंड और डाउन्स बोलते हैं। तो ये हमसे कई बार मिलाने को एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा ग्रासलैंड किस नाम से जाना जाता है। तो ये पूरी लिस्ट हमारे स्ट्रीम ट्रेल में गिवन है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में, ब्राजील में आपसे पूछेंगे तो घास के मैदान को क्या कहते हैं, कैंपोस बोलेंगे। दक्षिण अमेरिका या वेनेजुएला में लानोस बोलेंगे। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज बोलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलेंगे और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी बोलेंगे। यूरोप एशिया में टाइगा बोलेंगे। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स, हंगरी में पुस्टास बोलेंगे। यूरोप और उत्तरी एशिया में स्टेपीज बोलेंगे। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सवाना। दक्षिण अमेरिका यानी अर्जेंटीना और उरुग्वे के क्षेत्र में पंपास बोलेंगे। मतलब दक्षिण अमेरिका के अगर हम देखें, ब्राजील देश में इसको कैंपोस बोलते हैं, लेकिन अर्जेंटीना और उरुग्वे में इसको पंपास बोलते हैं। तो ये अंतर ध्यान रखिएगा। अजय, कुछ क्वेश्चन है, इनका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। पिछले क्वेश्चन का आंसर काफी लोगों ने किया था, तो मैंने नए क्वेश्चन यहाँ बनाए हैं। आप लोग कमेंट करते हैं तो मजा आता है इन्वॉल्व होने में। जैसे इस प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन आर में पसंद किए जा रहे हैं, असर्शन रीजन वाले यानी अभिकथन कारण वाले सवाल। पहला अभिकथन यहाँ पे ए दिया हुआ है, असर्शन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। और इसका रीजन दिया हुआ है, खाद्य श्रृंखला में जीवों से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है और इस ऊर्जा को पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है या दोनों सही होने के बावजूद आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है, या आर सही है, ए गलत है। ये कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी लॉस्ट एज हीट फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन एंड दिस एनर्जी कैन नॉट बी रीयूज्ड। आगे प्रश्न है, रिटेल ट्रेड जो है टर्सरी सेक्टर एक्टिविटी में आता है। खुदरा व्यापार तृतीयक कार्यकलाप के अंतर्गत आता है। अनुसंधान और विकास आधारित क्रियाकलाप चतुर्थक कार्यकलाप के अंतर्गत आते हैं। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 के आए थे, उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, टू अचीव इमीडिएट स्टेबलाइजेशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस, to establish liberalized trade regime and no import licensing, to set up exchange rate system which makes rupee convertible, to achieve social inclusion of poor, to become self reliant in terms of industries। ठीक है, तो ये बताना है कि आर्थिक सुधारों का उद्देश्य क्या था। आर्थिक सुधारों का उद्देश्य क्या था, त्वरित आर्थिक स्थिरीकरण और व्यापक आर्थिक संतुलन प्राप्त करना, बिना किसी आयात लाइसेंस के उदारीकृत व्यापार प्रणाली स्थापित करना, एक विनिमय दर प्रणाली सृजित करना जो रुपए को परिवर्तनीय बनाए रखे, भारत में गरीबों का सामाजिक समावेशन प्राप्त करना, उद्योगों के मामले में आत्मनिर्भर बनना। इसका आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। डाउन्स, स्टेपीज, सिल्वा और टाइगा, इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। अगला है कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने यानी राज्य पुनर्गठन आयोग ने स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर बनाए जाने की बात मान ली थी। धर है, जेवीपी या फजल अली, कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। और ये दो क्वेश्चन और हैं कि द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया है हमने, और रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस एंड कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा में जो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को रिकमेंड किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये हमने प्रथा कहाँ से, किस संविधान से ली है। ट्रॉपिकल टेम्परेट ग्रासलैंड से ये आता है हमारे एग्जाम में कि किस तरीके से इसको सही सम्मिलित करें। जैसे यहाँ पे दिया है वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो कि गलत है। ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है ग्रासलैंड उसको डाउन्स बोलते हैं, ना कि वेल्ड। ऐसे इसमें मिलाना है, ठीक है। प्रेरीज को नॉर्थ अमेरिका से मिला देंगे। सी का वन यहाँ पर केवल एक ही में गिवन है, ए में। तो इस तरीके से आपका सही सम्मिलित हो जाएगा। कई सारी चीज़ों में सब कुछ पता होने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एक दो एंट्री भी पता है तो हमारा काम हो जाता है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं विशेषण शब्दों की रचना संबंधित, मतलब आपको जो विशेष शब्द या फिर संज्ञा वाले शब्द दे देंगे, विशेषण उसमें पहचानना पड़ेगा कि किस संज्ञा से कौन सा विशेषण बनेगा। तो इसकी लिस्ट वैसे तो हमने दी है, लेकिन आपको खुद से बनाना आना चाहिए। जैसे पृथ्वी है यहाँ पे, इसका आप विशेषण क्या बनाएंगे, ठीक है। तो पृथ्वी से यहाँ पर विशेषण बन जाएगा पार्थिव, पृथ्वी से विशेषण बनेगा पार्थिव। इसके बाद दिन से यहाँ पे क्या विशेषण बनेगा,
दैनिक, और कई बार होगा कि एक से अधिक बनेंगे। जैसे नगर में यहाँ पे नागर भी बन सकता है, नागर यानी नगर संबंधी, और नगरी भी बन सकता है। प्यास जो भाववाचक संज्ञा है, इससे क्या बनेगा? प्यास से विशेषण बनेगा प्यासा, प्यासा। दया यहाँ पे है, दया से विशेषण बनेगा यहाँ पे दयालु, दयालु। और ला में छोटे ऊ की मात्रा रहेगी, बड़े ऊ की मात्रा गलत होता है, वाक्यवर्तनी भी ध्यान रखना है। पशु का यहाँ पे क्या बनेगा? पशु यहाँ पे है, पशुता भी यहाँ पर दिया होता तब भी इसका यही बनता। पशु या पशुता अगर दिया होता तो इसका बन जाता है यहाँ पे पाश्विक। क्या बन जाता? पाश्विक। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या अनागरिक इसका बन सकता है नगर का? हाँ बन सकता है, नागरिक भी बन सकता है इसका विशेषण। देव लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका बन जाएगा दैवीय। अग्नि यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका बन जाएगा आग्नेय, आग्नेय। आकाश का यहाँ पर क्या बनेगा? आकाशीय। ग्राम जो संज्ञा है इसका क्या बनेगा? ये तो आप कर लेंगे, या तो ग्राम में दिया रहेगा, ग्राम में दिया रहेगा, या फिर ग्रामीण दिया रहेगा। दोनों ही सही है, दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों ही हो जाएंगे, ग्राम्य या फिर ग्रामीण। मानुषिक बनेगा, इच्छा का बनेगा यहाँ पे इच्छुक, इच्छा का क्या बनेगा? इच्छुक। इसके बाद कृपा का बनेगा यहाँ पे कृपालु, कृपा का कृपालु। जंगल का क्या बनेगा? जंगली, जंगली। शहर का बनेगा यहाँ पे शहरीय, शहरी। और सूर्य का बनेगा यहाँ पे सौर, जैसे सौर ऊर्जा की बात करते हैं हम लोग, सौर। हमने इकोसिस्टम के टाइप्स पढ़े। इकोसिस्टम के टाइप्स में फ्रेश वाटर बायोम में लेक इकोसिस्टम आता है, यानी झील पारिस्थितिकी तंत्र। झील पारिस्थितिकी तंत्र को कुछ क्षेत्रों में बांटा जाता है, उन क्षेत्रों पर को मिलने वाले सौर प्रकाश के आधार पर, यानी सनलाइट जो मिलती है लेक वाटर इकोसिस्टम के विभिन्न पोर्शंस को, उसको उस आधार पर कुछ जोन्स में बांटा जाता है। उस जोन्स को हमको स्टडी करना है, क्योंकि इसके संबंध में क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। अगर इस लेक इकोसिस्टम को अगर हम देखें तो इसको कुछ क्षेत्रों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यह है लेक इकोसिस्टम, इसको कुछ क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्षेत्र यहाँ पर है लिटोरल जोन, लिटोरल जोन। इसको हिंदी मीडियम में भी लिटोरल जोन ही पढ़ेंगे। लिटोरल जोन का मतलब होता है कि ये किनारे के निकट का क्षेत्र होता है, किनारे के निकट का ओपन वाटर क्षेत्र होता है, खुला क्षेत्र जिसको प्रकाश मिलता है। ये छिछला क्षेत्र यानी कम गहरा क्षेत्र होता है, इस वजह से यहाँ पर सौर प्रकाश मिलता है। यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स यानी कि पादप प्लवक पाए जाते हैं, और जो तैरने वाले पौधे भी यहाँ पे पाए जाते हैं, और अधिक उत्पादकता और जैव विविधता का क्षेत्र होता है। ये हो गया आपका लिटोरल जोन, यानी कि कम गहरा क्षेत्र। यहाँ पर किनारे किनारे छोटे छोटे पादप देखने को मिलेंगे, और जो पादप प्लवक जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन जिनको बोलते हैं, एल्गी वगैरह, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं इसमें शामिल। ये लिटोरल जोन हो गया। लिटोरल जोन के बाद होता है एक लिम्नेटिक क्षेत्र, लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन में क्या होता है? लिम्नेटिक जोन में गहराई उतनी ही होती है जितना प्रकाश चीर सके, जितना प्रकाश पेनिट्रेट कर सके उतनी गहराई होती है, जनरली 600 मीटर के आसपास होती है। अगर इसका जल साफ सुथरा होता है तो प्रकाश नीचे तक पहुंच जाता है, अगर जल गंदा होता है तो प्रकाश जो है पार नहीं कर पाता है। तो लिम्नेटिक जोन ये भी ओपन वाटर जोन होता है, यानी कि ऊपर का क्षेत्र होता है। ये है आपका लिम्नेटिक जोन, ये वाला जो भाग है यहाँ पर, ये खुला क्षेत्र होता है जिसमें प्रकाश पहुंच जाता है अगर पानी साफ है तो। प्रकाश संश्लेषण इस क्षेत्र में होता है फाइटोप्लैंक्टॉन यानी पादप प्लवकों के द्वारा, और पादप प्लवकों की अधिकता यहाँ पे पाई जाती है। ये ध्यान रखना है आपको। एक क्षेत्र होता है यहाँ पे आपका प्रोफंडल जोन, प्रोफंडल या एफोटिक जोन इसको बोलते हैं। प्रोफंडल या एफोटिक जोन ऐसा क्षेत्र होता है, नाम से पता चल रहा है, जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा। प्रोफंडल जोन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचता है, गहरा क्षेत्र होता है, यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो जितने भी जानवर यहाँ पर रहते हैं, मतलब जलीय जानवर रहते हैं, ऊपर से गिरने वाले पोषण पर निर्भर करते हैं। ऊपर का जैसे पादप प्लवक है, कोई जीव जंतु है, वो मर करके नीचे गिर गया तो यहाँ पर रहने वाली जो मछलियाँ हैं वो उसका भक्षण करती हैं, या फिर जो भी जानवर रहते हैं वो नीचे डूबने वाले न्यूट्रिशन पर निर्भर करते हैं। प्रोफंडल या एफोटिक जोन ये कह सकते हैं अंधेरा क्षेत्र होता है, यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचता है, अंधेरा क्षेत्र होता है। तो ऊपर से जो भी चीजें गिरेंगी उसका भक्षण करते हैं प्रोफंडल या एफोटिक जोन में रहने वाले जीव जंतु। यहाँ पर डीकम्पोजर्स भी पाए जाते हैं, यानी कि अपघटन करने वाले प्राणी, अपघटन की प्रक्रिया को अंजाम देने वाले प्राणी पाए जाते हैं। यहाँ पर डीकम्पोजर्स प्रोफंडल जोन में पाए जाते हैं। इसके बाद एक बेंथिक जोन होता है। बेंथिक जोन यहाँ पे होता है, ये तट के पास का गहरा क्षेत्र होता है।
यहाँ पर जहाँ पर कम गहरा क्षेत्र होता है वहाँ पर प्रकाश पहुँचता है, जहाँ पर गहराई अधिक होती है कुछ लेक्स में वहाँ पर बेंथिक जोन में प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो बेंथिक जोन किसके काम आता है? ऐसे जानवरों का काम आता है जो बड़े जानवरों से छुपना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो वो खा लिए जाएंगे। तो बेंथिक जोन में यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स उगते हैं, अगर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संभव हो पाती है, अगर प्रकाश वहाँ पे होता है। अगेन यहाँ पर भी ज़्यादातर प्राणी जो रहते हैं वो डीकम्पोजर कैटेगरी के होते हैं। अपघटक यहाँ पर रहते हैं, डीकम्पोजर्स। अपघटक प्राणी यहाँ पर निवास करते हैं प्रोफंडल या फोटिक जोन में और बेंथिक जोन में। एक क्वेश्चन इससे आया था 2022 वाले पेपर में यूपीपीएससी में, फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन अबंडेंस इन द लिम्नेटिक क्षेत्र। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। ये बात सही है, अभिकथन सही है। लिम्नेटिक क्षेत्र का पानी खुला क्षेत्र होता है, तो ये भी सही है। वृद्धि इसलिए करते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हो पाता है, प्रकाश मिल पाता है, और ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं और अभिवृद्धि करते हैं। तो ए और दोनों सही है, और आर एक स्पष्ट व्याख्या भी करता है, ऑफिशियल की में आया था। डी यहाँ पे सही है, ठीक है। हमारे आंसर इसमें सही हो जाएगा डी वाला। जैसे हमने आपको बताया लिम्नेटिक जोन के बारे में, लिम्नेटिक जोन जो है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हो पाता है अगर पानी साफ हो तो, और पादप प्लवकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे किया जाता है, और ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं लिम्नेटिक जोन में। तो ये यहाँ पर आपने ये इकोसिस्टम के लेक्स के बारे में समझ लिया। यहाँ पर जो जोन्स होते हैं प्रकाश के आधार पर, इससे अगर भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर सकेंगे।